Hello, children. So, as we have completed the first part of your history class ninth book, chapter number 1, the French Revolution. So, we are heading towards the second part of your first chapter, the French Revolution. So, the second part's name is the outbreak of the revolution. So, what it is? Let me just explain you, just give you an overview that we will end up with the constitution of France, and in the meanwhile we will get to know about the national assembly, the leaders of national assembly, estates general, and a lot of things. Okay, so we are gonna make it so interesting, and it will be so interesting to learn because I'm gonna tell about this whole part as a story, and it's a very interesting story. I bet that you will like it. Okay, let's begin now. So, the first topic comes in this part, that is when in France, whenever taxes are gonna impose on people, so the king used to call the estates generals. Now, what is estate general? So, actually, estates general is a political body. ये एक kind of political body होती है जो ना एक्चुअली हर एक एस्टेट अपनी एस्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती है, एक नहीं कुछ नंबर में भेजती है रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं ना वो एस्टेट्स जनरल्स होते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो जाते हैं वहाँ पे एंड किंग को एक मतलब ये साथ ये बताते हैं, अपने एस्टेट्स के बारे में बताते हैं एंड उनको किंग को अश्योर करते हैं कि उनकी एस्टेट्स विल बी देयर एस्टेट्स विल बी okay with these taxes, there will be no issue, so it's okay. Okay, so इसीलिए ना तो एस्टेट्स जनरल्स जाते हैं वहाँ पे। तो एस्टेट्स जनरल आपको टर्म क्लियर हो गई होगी। तो एस्टेट्स जनरल जो है हर बार क्या होता था ओल्ड रेजिम में, मतलब लुइस 16 के जो भी ये 1789 से पहले का जो टाइम था उनके रेन में, उस टाइम पे जब भी होता था ना टैक्सेस इम्पोज करने होते थे तो ये मीटिंग ज़रूर बिठाई जाती थी। बट लुइस 16 के रेन में ये कभी हुआ ही नहीं, तो इसलिए लुइस 16 ने ना काफ़ी टाइम बाद उनको नए टैक्सेस इम्पोज करने थे फ्रेंच पीपल पे, तो उन्होंने है ना एक मीटिंग बिठाई और मीटिंग में उन्होंने तीनों एस्टेट्स के मेंबर्स को बुलाया। तो फर्स्ट एस्टेट से 300 आए, सेकेंड एस्टेट से भी 300 मेंबर्स आए, लेकिन थर्ड एस्टेट से 600 मेंबर्स आए। और थर्ड एस्टेट के लोग थे उनको कम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। तो अब बात आती है कि ये मीटिंग कहाँ प्रोवाइड हुई, वेयर। कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वेयर, व्हेन एंड हाउ। सो वेयर के लिए हमारा आंसर होगा रिस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्सेल्स। वर्सेल्स जो सिटी है फ्रांस में, उसमें रिस्प्लेंडेंट मतलब रिस्प्लेंडेंट वर्ड का मीनिंग होता है चमकीला या स्प्लेंडेड, बट यहाँ पे रिस्प्लेंडेंट हॉल एक आलिशान हॉल। ठीक है, और अब आता है व्हेन। व्हेन कब हुआ था ये, 5 मई 1789 को हुआ था। ये कब हुआ था, 5 मई 1789। फिर आता है यहाँ पे कि अब ये हाउ कैसे हुआ था। तो एक्चुअली जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के मेंबर्स थे उन दोनों को चेयर्स प्रोवाइड की गई थी, बट थर्ड स्टेट के मेंबर्स को चेयर्स प्रोवाइड नहीं गई थी। और जो 600 मेंबर्स गए थे थर्ड स्टेट से, वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल और प्रॉस्परस लोग थे, जो काफ़ी इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड थे काफ़ी, तो इसीलिए उनको भेजा गया। और उन 600 मेंबर्स में कोई भी पीजेंट नहीं था, कोई भी आर्टिसन नहीं था, कोई भी विमेन नहीं थी, क्योंकि इन तीन कैटेगरी के लोगों को अलाउंस ही नहीं था उस असेंबली में प्रेजेंट होने का। तो अब इन तीन कैटेगरी के लोगों की भी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स थी और काफ़ी सारी डिमांड्स थी, तो उसके लिए उन्होंने ना एक लिस्ट, लंबी चौड़ी लिस्ट प्रोवाइड करी, जिसके लिए यहाँ पे ना एक टर्म भी मतलब ऐसे ही बता रखा है कि 40,000 हियर 40,000 लेटर्स। आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो टर्म देख रहे हो ना, ये 40,000 लेटर्स डजंट मीन कि ABCD लिख के गए हैं, नो। 40,000 लेटर मीन्स कि एक बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी थी उन्होंने। फिर आती है बात, अब उन्होंने लिस्ट भेज दी। अब आता है कि एक ना एस्टेट्स जनरल का जब भी वोटिंग होता था ना फ्रांस में, तो हमें
हमेशा जब भी एस्टेट्स जनरल की वोटिंग होती थी तो ऐसे ही होती थी कि 1 एस्टेट 1 वोट। किस पॉलिसी पे बेस्ड होती थी? 1 एस्टेट 1 वोट। लेकिन थर्ड एस्टेट ने ये डिमांड रखी, उन 600 मेंबर्स ने ये डिमांड रखी कि जो एस्टेट जनरल के इलेक्शंस हैं, वोटिंग है, वो शुड बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। मतलब एक पूरे असेंबली का एक वोट होना चाहिए और उस असेंबली में हर एक मेंबर का एक वोट होगा। मतलब उनका कहना था कि उनकी पॉलिसी क्या वो चाहते हैं, पॉलिसी वो ये पॉलिसी चाहते थे 1 मेंबर 1 वोट। और ये पॉलिसी एग्जैक्टली रोसियो कौन? जीन जैक्स रोसियो ने अपनी एक बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको वो बुक दिखाती हूँ सो दैट आपको इमेजेस के थ्रू ज़्यादा क्लियर हो और ज़्यादा समझ में आए एंड आपको याद भी। So as you can see on your screens that his book The Social Contract is on the screen, but it is mentioned in French, so don't get confused with this du contract social principles du droit politique। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, ये फ्रेंच में है। एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक ये किसने लिखी थी? जीन जैक्स रोसियो ने। जीन जैक्स रोसियो ने ये पॉलिसी अपनी इस बुक में मेंशन की। लेकिन जब ये पॉलिसी की डिमांड रखी गई तो लुइस 16 ने सीधा मना कर दिया कि नहीं, ये पॉलिसी तो हमें रखनी नहीं है। और जब लुइस 16 ने ये मना किया तब क्या हुआ कि वो जितने भी 600 मेंबर्स थे वो विद्रोह करते हुए बाहर निकल गए वहाँ से एंड उन्हें बहुत गुस्सा आया। फिर वो कुछ 1 महीने 15 दिन बाद वर्सेल्स में ही एक इंडो टेनिस कोर्ट में गैदर हुए वो 600 मेंबर्स। कब गैदर हुए? 20 जून को गैदर हुए और वहाँ पे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने ओथ लिया, मतलब शपथ ली उन्होंने कि हम लोग फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो किंग की पावर्स को लिमिटाइज कर देगा। उन्होंने ये शपथ ली वहाँ पर और जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं बना लेते ऐसा तब तक वो नहीं हटेंगे। उन्होंने ये शपथ ली। अब इस नेशनल असेंबली के लीडर्स कौन कौन थे? तो इस नेशनल असेंबली के लीडर्स थे मायरा ब्यू। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे, मैंने मायरा ब्यू जो लीडर थे, फर्स्ट लीडर थे, एक्चुअली 2 लीडर्स थे, तो उनमें से फर्स्ट लीडर जो थे वो मायरा ब्यू थे। मायरा ब्यू जो थे ना वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, बट स्टिल उनको वो प्रिविलेजाइज होते थे, बट स्टिल उनको वो प्रिविलेजेस नहीं चाहिए थे। उन्होंने सोचा एंड उन्होंने ये फील किया, रियलाइज़ किया कि ये काफ़ी अनफेयर है, काफ़ी अनफेयर सिस्टम है। इसलिए उन्होंने एक जर्नल निकाली जिसमें उन्होंने यही चीज़ बताई एंड वो स्पीचेस देते थे जैसे नेता वगैरह आजकल आप लोग टीवीज़ पे देखते होगे देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड लीडर की जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो हैं आबे सेयर्स। आबे सेयस। सो आबे सेयस जो थे ना वो एक्चुअली ये एक प्रीस्ट थे, चर्च के प्रीस्ट थे। प्रीस्ट मतलब पंडित हिंदूज के लिए। तो एक्चुअली आबे सेयस का रियल नेम था इमानुएल जोसेफ सेयस, बट लोग इन्हें प्यार से इनका एक नाम निकाला था लोग ने, तो उसके लिए आबे सेयस। क्लियर? अब यहाँ पे अब ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। अब आता है कि इन्होंने भी ना एक पैम्फलेट निकाला था, बुक नहीं पैम्फलेट निकाला था, और इनकी पैम्फलेट का क्या नाम था? व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट जो उनका पैम्फलेट था वो भी शो कर रखा है। ये पूरा फ्रेंच में है तो आप इसको नहीं समझ पाओगे, बट क्वेस्ट जो आप ऊपर देख रहे हो, क्वेस्ट से इसका मतलब होता है व्हाट, एंड क्यू का मतलब होता है इज, एंड ले का मतलब होता है द, टीयर्स मीन्स थर्ड, एटेट मीन्स एस्टेट। ठीक है, तो व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट जो पैम्फलेट था ये इन्होंने निकाला। अब आता है दूसरा टॉपिक हमारा अब आता है दूसरा टॉपिक कि जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करी थी ना तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो फ्रांस के दूसरे पार्ट्स थे उनमें बहुत ज़्यादा केओस हो गया था। केओस कैसे हुआ था? केओस मीन्स बहुत सारा खलबली मच गई थी, टर्मोइल हो गया था। यहाँ पे एक टर्म आपने देखी होगी, सीथ विद टर्मोइल। सीथ का मतलब होता है उत्तेजित और टर्मोइल का मतलब होता है खलबली, बिल्कुल हॉच पॉच जो होता है ना वो।
बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया था और बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लग गए थे। अब ये हौच पौच हुआ क्यों? 3 रीज़न्स हैं, ठीक है? तो फर्स्ट रीज़न जो हमारा आता है, फर्स्ट वो है कि फ्रांस में उस साल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी, इतनी ठंड पड़ी कि जो बैड हार्वेस्ट मतलब बहुत ही ख़राब हार्वेस्ट हो गया था। कुछ रोटी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, गेहूँ बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया था। तो जिसकी वजह से अब रोटी कम बन रही थी, तो रोटी का प्राइस बढ़ गया। कोई भी चीज़ अगर अमाउंट में कम है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, कोई भी चीज़ अमाउंट में ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक अमाउंट में ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू कम है, 5 रुपए में आपको मिल जाती है। बट डायमंड, इसका अमाउंट बहुत कम है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, लैक्स होते हैं, थाउजेंड्स में होता है, हंड्रेड्स में तो कुछ बात ही नहीं होती है डायमंड की, राइट? तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि पहला रीज़न तो ये था। अब और इसकी वजह से जैसे कि रोटी ब्रेड जो था उसका वैल्यू बढ़ गई थी, तो लोगों के लिए खाने तक एक्सेस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। अब सेकंड रीज़न आता है हमारा यहाँ पे। सेकंड रीज़न क्या है कि जो किंग है उसने पेरिस में ना एक्चुअली अपने मिलिट्री ट्रूप्स भेजे। अब ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो आपने चैप्टर के बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज पे पढ़ी थी, जिस पे द फ्रेंच रेवोल्यूशन हेडिंग लिखी हुई है। तो किंग ने पेरिस में अपने मिलिट्री ट्रूप्स भेजे थे, वो किसी और पर्पज़ से भेजे होंगे, लेकिन ये अफ़वाह फैली, ये झूठी बात फैली कि ये ट्रूप्स जो हैं ये लोगों को हार्म करने के लिए, वहाँ के सिटीजन्स को हार्म करने के लिए आए हैं। और इसलिए लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए और उन्होंने सीधा बास्टिल जो प्रिजन था उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर डाला। तो लोगों ने ये काम किया, इसकी वजह से और हलबल मतलब होता है ना, हलचल हो गई। अब ये चीज़ हो गई। अब थर्ड रीज़न हमारा क्या आता है कि जो कंट्री साइड था ना फ्रांस का, वहाँ पे एक और अफ़वाह फैल गई। वहाँ पे क्या अफ़वाह फैली कि गाँव से गाँव तक ये अफ़वाह फैल गई कि जो लॉर्ड्स ऑफ द मेनॉर हैं, मेनॉर मैं आपको समझाती हूँ। लॉर्ड्स ऑफ द मेनॉर ने ना डाकुओं के कुछ ग्रुप्स को हायर किया है। डाकू यहाँ पे ब्रिगेंड्स वर्ड दिया हुआ है जिसका मतलब होता है डाकू। तो उन्होंने ग्रुप्स को हायर किया है डाकुओं के, ताकि वो आ सके और उन गाँव के जो क्रॉप्स हैं, उन गाँव की जो फसलें हैं उनको जला सकें, खराब कर देंगे वो डाकू। उनका ये उनके यहाँ पे ये अफ़वाह फैली। तो जब ये अफ़वाह फैली, अब मैं बताती हूँ लॉर्ड्स ऑफ द मेनॉर क्या होता है। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे भी मतलब आप अपनी बुक्स में देखते होगे, मेनॉर का ना यहाँ पे मेंशन कर रखा है, मेनॉर एन एस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मैंशन। मतलब ये क्लर्जी की कैटेगरी में ही आते हैं। मतलब जो चर्च की लैंड्स को ओन करते हों, या चर्च की बिल्डिंग जिसने बनाई हो, तो उस जगह को कौन ओन करता है, चर्च को कौन ओन करता है, तो वो होते हैं मैंशंस। जो चर्च के नाम पे मतलब जीसस क्राइस्ट के नाम पे मैंशंस बनवाए जाते हैं, तो उनको कौन, जो ओनर्स होते हैं ना उनके, उनको कहते हैं लॉर्ड्स ऑफ द मेनॉर, ठीक है? तो ये अफवाह फैली। जब इतनी सारी चीज़ें होने लग गई तो लोगों ने फाइनली क्या किया, गुस्से में आके अपने जो भी हथियार उनके हाथ में आए, यहाँ पे होज एंड पिच फोक्स, या ये दोनों फार्म टूल्स होते हैं, और उन्होंने सीधा जो भी उनको नोबल पर्सन्स की बिल्डिंग दिखती थी, या फिर जो भी किंग से रिलेटेड, ऑफिशियल रिलेटेड जो भी उनको बिल्डिंग दिखती थी, उस पर वो सीधा गए एंड उन्होंने ग्रेन्स, जो भी अनाज था उसको लूटा। एंड जहाँ पे भी मेनोरियल ड्यूज़ के रिकॉर्ड्स उनको मिले, मतलब मेनोरियल ड्यूज़ क्या, यहाँ पे जो मेनोर था उसी के ही मेनोरियल ड्यूज़, मतलब लॉर्ड्स ऑफ द मेनोर को जो पीजेंट्स टैक्स देते थे, उस टैक्स को यहाँ पे मेनोरियल ड्यूज़ कहा गया है, उसके रिकॉर्ड्स बनाए जाते थे। तो वो रिकॉर्ड्स जिन डॉक्यूमेंट्स में थे उनको जला दिया उन्होंने। जब इतना सब कुछ हो गया तब लुई 16 फाइनली थक हार के बोले कि भाई चलो ठीक है, तुम बना लो नेशनल असेंबली, कोई नहीं। उन्होंने नेशनल असेंबली को भी अलाउंस दे दी, उन्होंने कह दिया कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाओ, उसी के हिसाब से मेरी पावर्स होंगी, एंड वो मान गए। एंड जब ये हुआ तब 4 अगस्त, यहाँ पे एक और डेट आ गई, 4 अगस्त 1789 को की रात को, जो नेशनल असेंबली के लोग थे, नेशनल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया
एक डिक्री दी, एक डिक्री पास की। डिक्री मीन्स ऑफिशियल ऑर्डर। एक ऑफिशियल ऑर्डर पास किया कि जो फ्यूडल सिस्टम था वो पूरे प्रिविलेजेस का वो पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया है। एंड जितनी भी चीज़ें लोग इधर उधर दे रहे थे वगैरह कर रहे थे, पैसे टैक्सेस जा रहे थे, टिथेस जा रहे थे, वो सब कुछ कॉन्फिस्केट कर लिया गया। और चर्च ने जितनी ज़मीन फालतू की ले रखी थी वो भी कन्फिस्केट कर ली गई। एंड जिसको पूरा मिला के कितने पैसे गवर्नमेंट के पास आए, 2 बिलियन लिवर्स। लिवर्स आपको पता ही है फ्रेंच करेंसी थी उस टाइम पे, तो 2 बिलियन लिवर्स उनके पास आ गई। अब हम आते हैं यहाँ पे एक 2.1 हमारा फर्स्ट सेकंड टॉपिक मतलब सेकंड पैराग्राफ आता है। नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट किया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा 1791। तो ये डेट लर्न कर सकते हो, या फिर अगर लर्न करने के ट्रिक्स आप वैसे तो खुद ही जब बनाते हैं तभी लर्न रहती हैं, बट मैं आपको एक शेयर कर देती हूँ जिस तरीके से मैं करती हूँ। जैसे 1 1 साइड साइड में हो गया, एंड 7 9 दोनों जो हैं इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, मतलब 8 का ना। तो इस तरीके से मैं इसको लर्न करती हूँ। बट ये आपको जिस तरीके से लर्न करना है, आपके लिए जो भी कंफर्टेबल है आप उस तरीके से करो, ठीक है। तो अब आता है नेशनल असेंबली कंप्लीट कब हुई? 1791 को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? किंग की पावर, मोनार्क की पावर को लिमिटाइज करना। अब जब ये हो गया उसके बाद आता है एक डिवीजन ऑफ, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें डाली, डिवीजन ऑफ पावर भी डाला, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब कुछ भी डाला। एंड उनका फाइनली फ्रांस जो था एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। अब आता है फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ पे ना एक्सप्लेन कर रखा है हमें एक टेबल के थ्रू, हमें उसे समझना है। यहाँ पे आप देख रहे होगे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ठीक है। तो एक्चुअली फ्रांस ने क्या किया, नेशनल असेंबली ने क्या किया ना, उन्होंने सिटीजन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो सिटीजन्स जो 25 की एज से कम है, एंड वो सिटीजन्स जो 25 की एज से ज़्यादा है। जो 25 की एज से कम है वो पैसिव सिटीजन्स, जो 25 की एज से ज़्यादा है वो एक्टिव सिटीजन्स। जैसे इंडिया में 18 बता रखी है, ठीक है, जैसे बता रखी है ना वैसे ही। तो पैसिव सिटीजन्स के में जो मेन का पॉपुलेशन था वो था 3 मिलियन, एंड एक्टिव सिटीजन्स में जो पॉपुलेशन थी वो थी 4 मिलियन। तो अब आता है कि वहाँ पे ना वुमेन को वोटिंग के लिए जो वुमेन को वोटिंग के लिए राइट नहीं था, वुमेन के लिए भी नहीं था। चिल्ड्रन तो ऑफ कोर्स वो 25 की एज से कम थे, तो विमेन वर नॉट अलाउड, ओनली मेन वर अलाउड, एंड ओनली मेन हु आर अबव 25 वर अलाउड। और जो एक्टिव सिटीजन्स थे वही वोट कर सकते थे, पैसिव सिटीजन्स वोट नहीं कर सकते थे, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, ठीक है। अब आता है जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो 2 जगह पे 2 बार वोट करते थे। एक जब वो सारे मिलकर वोट करते थे किसको, जज को वोट करते थे जो जुडिशरी को संभालता था। फिर वो वोट करते थे इलेक्टोर्स को, मतलब वो अपने बीच में से ना, वो 4 मिलियन लोग थे एंड अपने बीच में से उन्होंने 50,000 लोगों को सिर्फ इलेक्ट करते थे। वो 50,000 लोग कैसे इलेक्ट होते थे? टैक्स बेस पे। अब आता है कि जो सबसे हाईएस्ट टैक्स पे करता था ना उसको एक इलेक्टोर बनाता थे ये एक्टिव सिटीजन्स अपने बीच में से। तो वैसे इलेक्टोर्स जो थे 50,000 मैन जो थे वो इलेक्टोर्स बन जाते थे। अब 50,000 मैन जो हैं वो भी इलेक्शन करते थे अपने बीच में, वोटिंग करते थे अपने बीच में। और वो इलेक्टर्स जब अपने बीच में वोटिंग करते थे तो वो भी इसी बेसिस पे करते थे कौन सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। तो जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता था वो अपने बीच में से उसको ऊपर भेजते थे, जो नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स बनाता था, ठीक है। अब आता है नेशनल असेंबली के कंट्रोल में कौन कौन से। नेशनल असेंबली के कंट्रोल जो ये लेजिस्लेचर का मैंने आपको दिखाया, नेशनल असेंबली, देन इलेक्टर्स, देन एक्टिव सिटीजन्स, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था। अब इसी के कंट्रोल में एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? किंग एंड मिनिस्टर्स। जो किंग हैं वो नेशनल असेंबली के कंट्रोल में है एंड मिनिस्टर्स भी नेशनल असेंबली के कंट्रोल में। लेकिन यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है वेटो। वेटो का क्या मतलब होता है?
वेटो क्या वोट को मिसप्रिंटिंग हो गई है? नहीं नहीं, वेटो का मतलब होता है टू रिजेक्ट एनी डिसीजन मेड बाय द लॉ मेकिंग बॉडी इन दैट प्लेस। तो लॉ मेकिंग बॉडी कौन थी? नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली ने जो भी, अगर कोई भी वो लॉ पास करने का सोचती है या फिर कोई भी ऑर्डर या फिर कोई भी प्रपोजल रखती है, तो उसको डिनाई करने का, उसको रिजेक्ट करने का या फिर उस किसी भी डिसीजन को रिजेक्ट करने की पावर किंग के पास थी। ये पावर किंग को पूरी दे रखी थी लेजिस्लेचर, मतलब नेशनल असेंबली ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर किंग को दे रखी थी। ये था पॉलिटिकल सिस्टम। अब आता है 70, और इस पैराग्राफ में भी वही है, बस एक चीज़ जो यहाँ पे नहीं मैंने बताई ऊपर वाले सिस्टम में, इसमें ऊपर ये पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सप्लेन कर रखा है कि एक लेबर जब 3 दिन काम करता है तो उसका जो सैलरी होता है 3 दिन का, उतना टैक्स अगर कोई पे करता है तभी उस सिटीज़न को राइट टू वोट मिलता है। अगर 3 दिन के लेबर तक का काम भी उसको नहीं, मतलब ये एक ऐसे आइडिया बताया हुआ है, क्योंकि इट वॉज हिस्ट्री तो हमें क्लियर नहीं है और ये फ्रांस इतने दूर का है तो और भी थोड़ा सा अनक्लियर है। तो इसलिए हमें एक बस आइडिया दे रखा है कि 3 दिन अगर कोई लेबर काम करता है और पैसे कमाता है तो जितना अमाउंट ऑफ पैसा वो कमाता है उतना ही अमाउंट ऑफ पैसा जब तक कोई नॉर्मल इंसान 25 अबव पे नहीं करता तब तक उसको राइट टू वोट नहीं दिया जाता। अब आता है नेक्स्ट पेज पे। तो ये जो इमेज देख रहे हो ना आप, ये एक्चुअली फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जस्ट सेकेंड, ओके या, तो यहाँ पे ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये इमेज शो करता है लॉ को, लॉ ऑफ फ्रांस। ये इमेज लॉ को सिंबलाइज करता है। कैसे सिंबलाइज करता है? कि जो लॉ है वो फ्री है, वो फ्री फॉर एवरीवन है। ऐसा नहीं है कि वो लॉ पे सबका रूल, मतलब लॉ पर नहीं, लॉ सब पर रूल करता है। ये पूरा एक आप देख सकते हो कि ये फ्री है, फ्रीडम है, इट सिंबलाइजेज एंड ये वाली जो इमेज है ये फ्रांस को सिंबलाइज करती है। फ्रांस को कैसे? अगर आप कभी भी फ्रांस का फ्लैग देखोगे ना तो वो 3 पार्ट्स में इस तरीके से बना होता है ऑलमोस्ट, एंड वो इस टाइप का ही उनका फ्लैग होता है। एंड उसमें ना बीच में वाइट कलर होता है, यहाँ पे रेड होता है या ब्लू होता है, आई डोंट रिमेम्बर, यहाँ पे ब्लू होता है। तो या रेड एंड ब्लू इन दोनों इन जगहों पर होता है। तो रेड वाइट, रेड वाइट, रेड वाइट एंड ब्लू। just a second, yeah, red, sorry, this is blue, this is red and this is white। तो ये जो है ये फ्रांस का फ्लैग है। तो उसी को ये वुमेन आप देख सकते हो, इसने वाइट भी पहना है, रेड भी पहना है, ब्लू भी पहना है। तो ये सिंबलाइज करती है इस चीज़ को। अब आता है नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट में क्या आता है ना, एक्चुअली ये बताता है कि जैसे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स हैं वैसे ही फ्रांस में नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स बनाए गए, जिनके कुछ एग्जांपल्स हैं राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये राइट्स उन्होंने अपने बनाए। एंड ये जो राइट्स थे ना, नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, ये हर एक ह्यूमन बीइंग जो फ्रांस में पैदा होता है उसको बाय बर्थ दिए जाते हैं। कोई भी इन राइट्स को उनसे छीन नहीं सकता, फ्रांस के किसी भी सिटीजन से इन नेचुरल राइट्स को छीन नहीं सकता। बस इतना बताता है। अब आता है कि ये जो सोर्स भी है, सोर्स सी है। सोर्स सी जो है ये बस एक आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। फिर आता है यहाँ पे सोर्स बी, द रेवोल्यूशन। एक्चुअली ये जो आप इमेज देख रहे हो यहाँ पे, ये एक बहुत ही फेमस, जस्ट सेकेंड, एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट की इमेज है जिनका नाम है जीन पॉल मेरेट। जीन पॉल मेरेट जो थे, इनका एक न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश करते थे ये, जिसका नाम था फ्रेंच में लैमी ड्यू पीपल, जिसका मतलब था इंग्लिश में द फ्रेंड ऑफ द पीपल। तो ये एक्चुअली इन्होंने नेशनल असेंबली के बारे में ये अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, तो वो आप पढ़ सकते हो। दैट इज इट। अब आता है यहाँ पे रीडिंग सिंबल्स। अब क्या था ना, ये रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स,
एक्चुअली फ्रांस में ना उस टाइम पे 18th सेंचुरी में रीड एंड राइट वाला जो सिस्टम था, लोग जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिसकी वजह से लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें कुछ समझ भी ना आती हूँ। तो इसीलिए ना ले बार्बियर एक पेंटर थे, जो जिन्होंने ना ये सारी इमेजेस आप यहाँ पे जो भी देख रहे हो, उन्होंने ये पेंट की थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ही वॉज द मेन पेंटर। तो उन्होंने ये सारी इमेजेस पेंट की, एंड ये सारी इमेजेस इंडिविजुअली अपना अपना एक ओन इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग रखती हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि क्या क्या है। तो ये जो ब्रोकन चेन आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट वाला, ये एक्चुअली इसके साथ इनके मीनिंग्स बताए हुए हैं। एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, ये जस्ट इतना बताता है, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। अगर आपको पूछता है ब्रोकन चेन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये आएगा सिर्फ आपका एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। फिर आता है सेकंड, द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस। अगर आपको याद हो, आपने एक वो स्टोरी सुनी होगी 4 बेटों वाली, जो एक एक लकड़ी तोड़ते हैं, उनके पापा बोलते हैं कि एक लकड़ी तोड़ो, फिर बोलते हैं कि एक बंडल तोड़ो, एंड उनसे टूटता नहीं है, तब उनके पापा उनको बताते हैं स्ट्रेंथ, यूनिटी इज़ इन द स्ट्रेंथ, यूनिटी इज़ योर स्ट्रेंथ, एंड वगैरह वगैरह। तो वही सेम इसका भी मतलब है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ओके, अब आता है थर्ड वन, दैट इज द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। तो ये एक्चुअली नॉलेज शो करता है, ये शो बताता है कि जो एजुकेशन है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, बस इतना इसका पर्पस है। फिर आता है सेप्टर, ये रॉयल्टी शो करता है। मैं आपको एक सिंपल सिंपल टर्म्स दे रही हूँ सो दैट आपको याद रहे। आप ये देख सकते हो कि ये जो सेप्टर है कितना रॉयल सा दिख रहा है, गोल्ड का बना हुआ है, प्रॉपरली रॉयल, तो इसीलिए रॉयल्टी आप ले लो। फिर आता है यहाँ पे एक स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। ये एक्चुअली सिंबल ऑफ एटर्निटी है, कि नेवर एंडिंग, कि जो फ्रांस है विल बी नेवर एंडिंग, मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, इसका वजूद कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ये इसका बेसिकली मीनिंग है। तो आप इसको वैसे सिंबल ऑफ एटर्निटी भी लर्न कर सकते हो। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, रेड ये रेड फ्रिजियन कैप। एक्चुअली फ्रांस में ना ये कैप्स वो लोग पहनते थे जो स्लेव्स होते थे, तो इसीलिए तो ये इसलिए जस्ट एक दिखा रखा है कि एक स्लेव ने ये कैप पहनी है। एक सेकेंड, कैप वॉर्न बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। ओ नो नो नो, एक्चुअली कैप्स वहाँ पे जो नोबल मैन होते थे वही पहनते थे, तो ये एक स्लेव पहन रहा है जब वो फ्री हो चुका है एंड वो फ्रीडम है उसके पास, तब वो ये कैप पहन रहा है, तो इट्स लाइक हैप्पीनेस। तो ये आप उस तरीके से समझ सकते हो। फिर मैंने आपको बता ही दिया था ये ब्लू वाइट रेड वाला नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। इस लेडी को भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, द विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, एज आई टोल्ड यू बिफोर। पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ मतलब पर्सोनिफिकेशन होता है किसी भी इंसान, किसी भी चीज़ को हम किसी ह्यूमन एक्टिविटी का या फिर ह्यूमन एक्टिविटी से कंपेयर कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल दूँ द स्काई वीप्स, तो दैट डजंट मीन एक्चुअली कि आसमान रो रहा है, दैट मीन्स बारिश हो रही है। तो ये एक इनह्यूमन थिंग है जिसको मैंने ह्यूमन थिंग से कंपेयर करके बोल दिया, जस्ट टू मेक माई लैंग्वेज गुड और अट्रैक्टिव। ओके, फिर आता है यहाँ पे लॉ टैबलेट। ये लॉ टैबलेट एक्चुअली शो करता है कि लॉ इज़ इक्वल बिफोर, मतलब एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ एंड लॉ इज़ सेम फॉर ऑल। तो ये चीज़ शो करता है, आप देख सकते हो जैसे ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ हैं, बिल्कुल सेम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए लॉ इज़ सेम फॉर ऑल। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा, इतनी तो श्योरिटी मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि ये पार्ट मैंने आपको जिस तरीके से समझाया, आई डोंट थिंक कि कोई और आपको समझा पाएगा। ये पूरी तरह की एक स्टोरी सी बन चुकी है, एंड आपको पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का कैसा बना। राइट तो इसके नेक्स्ट पार्ट को जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा,
And that is it for today. And I hope you will better understand. And if you like this video, hit the like button below. And if you have any doubt, I'm gonna clear your each and every doubt. So please comment down so that I'll get to know that you're you understood this chapter or not. Okay. And if you want your friends to know and to have a better understanding of this chapter, then do share with them and subscribe to watch my next video as earlier as possible. So bye. Good luck for your exams or for anything you want or for anything you are preparing. Good luck and bye.